इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनाली। आज का सेशन शुरू करने से पहले कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि एनएफएचएस का सर्वे पहली बार कब हुआ था। इसका सही जवाब है 1992 से 93 तक। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने इसका जवाब कमेंट सेक्शन में सही भेजा था। जवाब भेजने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है पेरिस समझौते के लिए भारत को उठाने होंगे कड़े कदम। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं डायमेंशंस जिन पे हम आज की चर्चा करेंगे। पहले जानेंगे कि ये खबरों में क्यों है, उसके बाद क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020 क्या है, उसके बाद पेरिस समझौते के बारे में बात करेंगे, भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान देखेंगे, फिर नवीकरणीय ऊर्जा के प्रमुख संभावित क्षेत्रों के बारे में जानेंगे, इससे जुड़ी चुनौतियां, आगे की राह और अंत में रहेगा आपके लिए प्रश्न। पर सेशन के बीच में भी एक प्रश्न रहेगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में भेजना है। क्योंकि आज का टॉपिक पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जुड़ा है तो यह है आपके जीएस पेपर 3 में कवर होगा। तो देख लेते हैं टॉपिक। हाल ही में पेरिस समझौते के 5 साल पूरे हुए हैं, जिसके चलते एक वर्चुअल समिट का आयोजन किया गया जिसका नाम था क्लाइमेट एम्बिशन समिट। इसका आयोजन किया गया था और भारत की जलवायु परिवर्तन को लेकर इसमें नीतियां भी बनी थी और इसके अलावा जो ये समझौता है इसके अनुसार हर 5 साल में प्रोग्रेस को रिव्यू भी करना था, तो वो भी किया गया था। तो अब आगे देख लेते हैं क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020 के बारे में जान लेते हैं। यह यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस द्वारा चिली और इटली के सहयोग से आयोजित किया गया था। भारत की ओर से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको संबोधित किया था। इसके साथ साथ उन्होंने भारत की उपलब्धियों के बारे में भी बताया था। तो देख लेते हैं हम भारत की उपलब्धियां। भारत ने एमिशन इंटेंसिटी को 2005 से 21% तक कम किया है। इसके अलावा देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता दुनिया में 4थे नंबर पर है। सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में 2020 में 36 गीगावाट की वृद्धि दर्ज की गई है और 2022 से पहले यह क्षमता 175 गीगावाट हो जाएगी। तो यह लक्ष्य रखा गया है 2022 तक के लिए। 2030 तक भारत का 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को प्राप्त करने का लक्ष्य है। भारत द्वारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस और कोalition फॉर डिजास्टर रिलीफ जैसी पहलों की भी शुरुआत की गई है। भारत 2047 तक अपने 100 वर्ष पूरे करने वाला है स्वतंत्रता के, तो तब तक जो है भारत अपने लक्ष्यों को पूरा कर लेगा। अब जान लेते हैं कि पेरिस समझौता क्या है। पेरिस समझौता दरअसल एक समझौता है जो जलवायु परिवर्तन और उससे होने वाले नुकसानों से निपटने के लिए एक समझौता हुआ था, जिसको 2015 में अपनाया गया था और 2004 नवंबर 2016 को इसको लागू किया गया था। अब बारी आती है आपके प्रश्न की। आपको बताना है कि भारत ने इस समझौते को आधिकारिक तौर पर कब अनुमोदित किया था। ठीक है, अब पहले हम जान लेते हैं कि पेरिस समझौता क्या है। पेरिस समझौते से अमेरिका अलग हो गया था 2017 में। इस समझौते के अनुसार जो भी देश इसमें साइन करने वाले थे, सिग्नेचर जिन्होंने भी किया था, वो अपनी कंट्री में, अपने देश में कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाले थे। अब हम कार्बन उत्सर्जन की बात करें तो अमेरिका कार्बन उत्सर्जन में सबसे पहले नंबर पर है। पहले नंबर पर अमेरिका है। दूसरे नंबर पर चीन है और तीसरे नंबर की बात करें तो भारत है। अब अमेरिका ने कहा कि ये उसके हित में नहीं है समझौता, इसलिए वो 2017 में इससे बाहर हो गया। क्योंकि अगर किसी को भी अपने देश में कार्बन उत्सर्जन को कम करना है तो इसका मतलब ये है कि वहां पर जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पर नई टेक्नोलॉजीज लाई जाएं और उसमें काफी निवेश होता है। निवेश के चलते इकोनॉमी भी डाउन हो सकती है, तो इसलिए अमेरिका इससे बाहर हो गया। और इसके अलावा जो ये समझौता है इसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, इनके उत्सर्जन को कम करने का जो है इसमें फैसला हुआ था, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बन सकता है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के अनुसार जब वैश्विक तापमान, अगर वैश्विक तापमान 3 डिग्री हो जाता है तो
3 डिग्री हो जाता है तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे। ग्लेशियर्स पिघलने से क्या होगा, वो पानी कहाँ जाएगा, जो इतना सारा पानी होगा ग्लेशियर्स, जो बर्फ पिघलेगी वो पानी कहाँ जाएगा, समुद्रों में जाएगा, और जो समुद्र के आसपास के क्षेत्र हैं वो बिल्कुल पानी में डूब जाएंगे। तो ये होती है ग्लोबल वार्मिंग। तो इसमें इसका उद्देश्य था कि वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे तक सीमित करना। पेरिस समझौते को लागू करने के लिए देशों को अभी तक उपलब्ध तकनीकों के आधार पर सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को अंजाम देना भी अनिवार्य है। तो ये था हमारा समझौता। भारत को 2020 तक नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस की योजना सौंपनी थी। अब जान लेते हैं कि भारत के राष्ट्रीय स्तर पर क्या निर्धारित योगदान है। भारत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक के तौर पर तीसरे स्थान पर है। एक स्वस्थ और स्थायी जीवन शैली को आगे बढ़ाना, इसके अलावा जलवायु अनुकूल स्वच्छ आर्थिक विकास करना, 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 33 से 35% तक कम करना। भारत गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों यानी कि नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी से कुल विद्युत क्षमता का लगभग 40% स्थापित करेगा। 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण द्वारा 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना आदि। तो इस तरह से जो है भारत अपना योगदान दिया है भारत ने। इसके बाद जान लेते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के प्रमुख संभावी क्षेत्र। भारत नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में 5वें स्थान पर है। नवीकरणीय ऊर्जा को स्थापित करने के मामले में जो है भारत 5वें स्थान पर है। नवीकरणीय ऊर्जा समृद्धि के मामले में टॉप 3 देशों में है भारत। भारत पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में 4थे स्थान पर है और सौर ऊर्जा के मामले में 5वें स्थान पर। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के मुताबिक भारत की कुल विद्युत क्षमता में 37% जो हिस्सा है वो गैर जीवाश्म साधनों का है। इसके अलावा उत्सर्जन को रोकने के लिए जो प्रयास किए हैं भारत ने, उसमें है भारत स्टेज 6 नॉर्म्स। इसके अनुसार जो पेट्रोल व्हीकल्स हैं भारत में, उनमें 25% तक नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन कम करने का जो है इसमें प्रावधान था। इसके अलावा नेशनल सोलर मिशन, इसमें सौर ऊर्जा के लिए जो है प्रयास किए गए थे, और नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी जो कि 2018 में आई थी, इसमें जो पवन से जुड़े हुए हाइब्रिड सिस्टम्स हैं उनको जो है बढ़ावा दिया गया था। यहां पर हम देख सकते हैं जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, हाइड्रो, इसके अलावा जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जियोथर्मल, तो ये सारे दिए हुए हैं। इससे जुड़ी चुनौतियों की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी कंट्री को अपने देश में कार्बन उत्सर्जन कम करना है तो उसको जो है नई टेक्नोलॉजीज लानी पड़ेंगी, जिसके चलते अधिक लागत लगेगी, क्योंकि सोलर प्लांट्स और पवन चक्कियां लगाने में बहुत लागत लगती है और उसके बाद उसको जो है मेंटेन करने में भी बहुत खर्च आता है। वित्तीय दबावों का सामना प्लांट्स को आधुनिक तकनीकों पर आधारित बनाने के लिए निवेश नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते उनको वित्तीय दबावों का सामना करना पड़ता है। कार्बन संचयन की प्रक्रिया में भी बाधाएं हैं, क्योंकि फॉरेस्ट कवर को बढ़ावा देते हुए कार्बन संचयन की प्रक्रिया में भी बाधाएं वर्तमान में भारत के पास कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21% ही है। पश्चिमी घाट की जैव विविधता भी इससे लगातार प्रभावित होती है। इसके बाद विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत है, क्योंकि संसाधनों से बनी जो ऊर्जा है उसके ट्रांसमिशन के लिए जो है एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। उसके बाद सौर और पवन ऊर्जा मौसमी परिस्थितियों पर भी बहुत निर्भर करते हैं। तो ये थी चुनौतियां। ऐसे में जान लेते हैं कि आगे की राह क्या हो। कोविड-19 के लिए एक ग्रीन रिकवरी प्लान को लाने की जरूरत है, जो कि ये सरकार द्वारा ये लाया जाना चाहिए, जिससे इसमें जो है आगे काम किया जा सके। वृक्षारोपण को भी बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जितने ज्यादा पेड़ उगेंगे उतनी जो है हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। उसके बाद वन नीतियों को अपडेट करने की जरूरत है।
नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में निजी निवेश को भी प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को प्रोत्साहित करना जरूरी, क्योंकि जैसे कि सार्वजनिक परिवहन यानी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बढ़ावा देने की जरूरत है। जैसे कि अभी थोड़े समय पहले पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ऑड इवन का जो है रूल लाया गया था। इसी तरह अगर लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो अपने आप ही जो है पॉल्यूशन कम होगा और यह बेहतर रहेगा। उसके बाद किसान आदि को छोटे सोलर पावर प्लांट्स लगाने के लिए सब्सिडी देनी चाहिए ताकि उनको प्रोत्साहन मिले और इस दिशा में आगे काम किया जा सके। अब बारी है आपके आज के प्रश्न की। पेरिस समझौता क्या है? भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों को परिभाषित करते हुए इस दिशा में प्रमुख चुनौतियों को लिखिए। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।